जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। और एक और पेपर में सभी का स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के अगले पेपर को सॉल्व करवा रहा हूँ, जिसका मैं आपको तारीख बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 26/12/2017 है। 26/12/2017 का ये पेपर है और ये फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, हर पेपर मतलब थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर हो गया है, 2015 की जगह 17 ही आप मानिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है और इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि क्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्रम क्या है, यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। 11, 88, 16, 80, 81, 72 और फिर ये क्वेश्चन मार्क। तो अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको 11 से चेक करना है। तो देखो 11 के बाद एक पद को छोड़ करके अगला पद क्या आ रहा है, 16। फिर एक पद को छोड़ के क्या आ रहा है, 21, 21। अब आप ध्यान दें, 11 में यदि मैं 5 जोड़ता हूं तो 16 आता है। 16 में यदि मैं 5 जोड़ता हूं तो 21 आता है। तो 21 में यदि मैं 5 जोड़ दूंगा तो अगला पद क्या आना चाहिए, 26। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा 26। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। यहाँ पर 88 वाले कॉन्सेप्ट को छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि आपको इस एक एक पद को जोड़ने पर आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि पुरुषों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करती है। 8 अन्य पुरुष के साथ में कार्य 10 दिनों में ही पूर्ण हो जाएगा। तो प्रारंभ में पुरुषों की संख्या कितनी थी? अब ध्यान देना, ये मिश्रानुपात का कॉन्सेप्ट है ना। पुरुषों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को 60 दिन में पूरा करती है। तो मैंने माना कि पुरुष पहले m थे और ये 60 दिन में काम को पूरा कर देते। बराबर में अब 8 अन्य पुरुषों के साथ, यानी कि m + 8, 8 और लोग जुड़ जाएंगे m में, तो ये काम 10 दिन में ही पूरा हो जाएगा। मतलब कि ये मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 10 से, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 6m = अब यहाँ पर आ जाएगा m + 8। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, 10 दिन में ही पूर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको m का वैल्यू निकाल लेना है। क्वेश्चन 10 दिन कम में ही पूर्ण हो जाएगा। देखते हैं, यदि प्रिंटिंग मिस्टेक होगी तो मैं इसको सही कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पर इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो यहाँ पर आ जाएगा, m को इस तरफ लेकर जाऊंगा तो ये हो जाएगा 5m = 8, यानी कि क्वेश्चन में कुछ गलती हो रही है। तो चलो चेक करता हूं पहले तो मैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ गड़बड़ तो है, क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है देख लेते हैं। ठीक है, 10 दिन कम में पूर्ण हो जाएगा। यदि ये प्रश्न ऐसा आता है कि 10 दिन कम में पूर्ण हो जाता है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ अपने स्तर के ऊपर। फिर देखते हैं, 10 दिन कम में यहाँ पर हो सकता है 10 दिन कम में पूर्ण हो जाएगा। मतलब कि पहले यदि 60 दिन लगते थे तो M2 की D2 की वैल्यू जो हो जानी चाहिए वो 50 हो जानी चाहिए। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वेशंस यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर 6m = आगे आ जाएगा 5m + 8 पंजे 40। इस m को इस तरफ लेकर के जाऊंगा तो ये हो जाएगा 6m में से 5m गया तो m बराबर में 40। तो शुरुआत में कितने लोग थे, 40। बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर क्वेश्चन में करेक्शन था 8 अन्य पुरुषों के साथ कार्य 10 दिन कम में पूर्ण हो जाएगा। तो प्रारंभ में पुरुषों की संख्या कितनी है? प्रारंभ में पुरुषों की संख्या 40 है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब 2048 × 2096 × 8907 × 7456 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है? अब ध्यान दीजिए, इस पूरे प्रश्न में आपको क्या करना है, इकाई का जो अंक है, सिर्फ हर एक इकाई के अंक को आपको 5 से डिवाइड करके हर एक इकाई का शेषफल निकाल लेना है। तो जैसे पहले में इकाई अंक 8 है, इसको 5 से डिवाइड करो तो 5 एकम 5, रिमेनिंग कितना बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे 3। इसके बाद में यहाँ 6 है, 6 को 5 से डिवाइड करो 1 बचेगा। आखिरी यहाँ पर 7 है, 7 को 5 से डिवाइड करो, यहाँ रिमाइंडर 2 बचेगा। यहाँ पर आखिरी में 6 है, 6 को 5 से डिवाइड करो 1 बचेगा। अब ध्यान देना है कि आपको इन रिमाइंडर्स को जो कि आए हैं इनको आपस में गुणा कर देना है। तो 5 दूनी 6, यानी कि यहाँ पर गुणनफल आ गया 6। अब ये 6 को फिर आप एक बार 5 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर रिमेनिंग जो बचेगा, रिमाइंडर 1 आएगा, यानी कि शेषफल 1 आएगा। इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन डी। आ गया समझ में? उम्मीद करता हूं लॉजिक समझ गए होगे। क्या करना है आपको, आप जो काम संख्या को गुणा करके काट के निकालोगे वही आप इकाई के अंक से भी कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे किया। सभी इकाई अंक को प्राप्त करो, आखिर में गुणा करो। यदि वो गुणनखंड 5 से बड़ा हो गया तो फिर 5 से डिवाइड कर देना। इस प्रकार आखिरी में आपको शेषफल मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 2x प्लस 1 से पूर्ण विभाज्य है, तब a का मान क्या होगा। यहां पर भी एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, क्या कर दिया मैंने, उसको सही कर दिया। 2x प्लस 1। ओके, अब इसको मैं सॉल्व करके देखता हूं। तो यहां पर ध्यान देना, सबसे पहले तो आपको यहां से 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर देना है, और यहां से आपको x का एक वैल्यू मिल जाएगा जो कि होगा -1/2। अब इस -1/2 को आप क्या करेंगे, रखेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, यानी कि 4x क्यूब। ध्यान दो, -1/2 का यदि आप क्यूब करोगे तो यहाँ पर माइनस में, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस में आ जाएगा 1/8। अब ध्यान देना, ये जो पूरा का पूरा है ये गुणा में है 4 के। आगे बढ़ेंगे, प्लस में 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा इंटू 1/4। इसके बाद में प्लस में a, यहाँ पर माइनस आ जाएगा प्लस की जगह, क्यों, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, -1 से, तो ये हो जाएगा -a/2। इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा +1 इक्वल्स टू, आप 0 के बराबर रख देना। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए काट के, तो यहाँ पर 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पर बच गया -1/2। यहाँ पर आप 2 से इसको 2 बार कैंसिल कर दोगे तो ये हो गया +1/2, है ना। इसके बाद में -a/2 + 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये +1 से -1 कैंसिल हो गया। अब इसको आप इस तरफ किस तरफ भी लेके जाइए तो ये हो गया -a/2 इक्वल्स टू -1, इस तरफ लेके चले गए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर a इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। a का वैल्यू आएगा 2, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं प्रोसेस आप समझ गए हैं, क्या इसका आंसर आया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 5 की घात आपको कहा x और उसकी भी घात आपको 4 कहा, और आपको कहा 5 की घात 12, तो आपसे x का मान पूछा गया है। ध्यान दीजिए, आधार समान हो तो घातें भी बराबर होती है। इसमें 2 नियम लग रहे हैं, घात की घात आपस में गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर 5 इंटू घात में आ जाएगा 4x बराबर में 5 की घात 12। अब नियम लग जाएगा, आधार समान हो तो घातें भी बराबर होती है। 4x बराबर 12, आप इसको 4 को काट दीजिएगा 3 बार, तो x की वैल्यू आ गई 3, यानी आंसर होगा C 3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि 1 से शुरू होने वाली लगातार विषम संख्याओं की निश्चित संख्या का योग अगला क्वेश्चन है औसत निकालिए। तो ध्यान देना है, यहाँ पर औसत निकालने के लिए आपको मैं पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूँ, ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आंसर कमेंट करा करो, आप कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कि कला की आयु माला की आयु से अनुपात 3:4 है, यानी कि कला की आयु और माला की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि 2 वर्ष पहले उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, तो 4 वर्ष पहले कला की आयु क्या रही होगी। आप ध्यान देना, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो कला की आयु का माला की आयु के साथ अनुपात दिया है, ये रही K फॉर कला, M फॉर माला, ये दिया हुआ है 3:4। यहाँ पर 2 वर्ष पहले उनकी आयु का योग दिया हुआ है, तो ध्यान देना है आपको 2 वर्ष पहले दिया है। तो यहाँ पर आप पहली बात तो ये समझ लीजिए कि 12 का औसत दिया हुआ है, तो 12 दूनी 24 वर्ष 2 साल पहले वो होंगी। अब आपसे अनुपात आज का दिया हुआ है, और ये जो 24 आया है ये 2 साल पहले की आयु है, तो आज क्या हो जाएगी, दोनों की आयु 2-2 साल बढ़ जाएगी, तो आज की आयु हो जाएगी 28 साल। अब ध्यान देना कि ये अनुपात और योग दोनों एक ही
कालखंड का है यानी वर्तमान का है, इसीलिए 4 और 3 7 बराबर में हो जाएगा 28। तेरे वाला योग बराबर मेरे वाला योग, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 1 बराबर 4। आपको किसके बारे में पूछा? 4 साल पहले कला की आयु, कला 3 के अनुपात में है, तो आप यहाँ पर इसको किससे गुणा कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर ये 12 साल आ जाएगा। अब 12 साल, लेकिन पूछा कब है? 4 साल पहले, तो अभी कला जो है वो 12 साल की है, 4 साल इसमें से घटा दोगे तो 8 साल उम्र आ जाएगी। ऑप्शन सी जो है वह सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आयताकार डिब्बे की पूर्णांक भुजा की लंबाई 1:3:4 के अनुपात में है, निम्न में से डिब्बे का आयतन क्या होगा? अब ध्यान देना, यहाँ पर यदि आप ये सोचते हैं कि 1, 3 और 4 अनुपात में दिया हुआ है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो यदि आप इनको गुणा करें तो 4 तिया 12 होता है। तो ये 12 आप सोचेंगे 48 12 से कट जाता है, 96 भी कट जाता है, 64 भी जो है वो 12 से 64 नहीं कटता, तो 48 और 96 में से ही आंसर होगा। लेकिन कौन सा होगा ये समझने के लिए आपको अनुपात का बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ध्यान देना, जब आपने इन अनुपातों को गुणा किया तो आपने एक्चुअल में क्या किया कि इनको संख्या बनाई, और संख्या बनाने पर आपने x को 3 बार गुणा किया। इसीलिए मैक्सिमम टाइम क्या होते हैं, लोग गलती करते हैं कि वो x को भी गुणा नहीं करते। तो ये जो गुणनफल आया है ये आया है 12x³, और ये जो होगा ये एक प्रकार से यदि आप ऑप्शन ए के समतुल्य रखते हैं तो यहाँ पर 12 से 48 तो कैंसिल हो जाएगा, 12 चौक 48, लेकिन कोई भी संख्या का जो 4 जो है वो कंप्लीट क्यूब नहीं होता, कंप्लीट स्क्वायर होता है। इसीलिए आपका पहला ऑप्शन जो हो गया वो गलत हो गया। लॉजिक समझ रहे होगे कि मैं क्या कर रहा हूं। मैक्सिमम टाइम यदि इतना ही क्वेश्चन आया तो आप कैसे करोगे, ध्यान देना। अब आप क्या समझिए कि 12x³ इक्वल्स टू, यदि मैं 96 रखता हूं, क्योंकि वो 12 से पूरा कट जाता है, कितनी बार कटता है? 8 बार, तो यहाँ पर x³ इज इक्वल्स टू 8 आएगा। और x यहाँ पर x³ यदि 8 आया है तो 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, तो यहाँ पर x³ और ये 2 क्यूब, तो ये देखो ये क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो x का जो वैल्यू आया है वो एक कंप्लीट नंबर आया है। और यदि x का कंप्लीट नंबर आपको मिल जाता है तो आप ये कहिएगा कि आपको एक परफेक्ट आंसर मिल चुका है, जो कि होगा 96, क्योंकि यहाँ पर आपको x³ इक्वल्स टू 4 मिल रहा था और 4 कंप्लीट स्क्वायर होता है, इसीलिए x का कंप्लीट वैल्यू नहीं मिल रहा था, जिस वजह से आपको 96 लेना पड़ा। तो क्यों 48 नहीं है और 96 है, ये मैंने आपको इसका कारण बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं के गुणनफल और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 84 और 12 हैं, दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करो। तो आपको ये नियम पता होना चाहिए कि A इंटू B यानी दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। आपको दो संख्याओं का गुणनफल 84 दिया हुआ है, आपको कहा गया है कि उन संख्याओं का LCM 12 है, तो आपसे HCF पूछा गया है, 12 सत्ते 84, तो HCF जो हो जाएगा C ऑप्शन 7 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डलिया A में डलिया B से 20 संतरे अधिक हैं। अरुण ने B से A में 50 संतरों को स्थानांतरित किया, तब A के पास B की तुलना में 3 गुना संतरे हो गए। प्रारंभ में डलिया B में संतरों की संख्या कितनी थी? अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन करते वक्त मैक्सिमम लोग बहुत ज्यादा बेसिक गणित करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर लॉजिक को आपको समझ के चलना पड़ेगा। ध्यान देना, A और यहाँ पर B के बारे में बात कही गई है कि डलिया A में डलिया B से 20 संतरे क्या है? अधिक हैं, A में ज्यादा हैं। तो पहले तो आप ये मान लो कि B में कितने हैं, तो X है, तो A में कितने हो गए? तो ये हो गए 20 प्लस X, यानी कि 20 ज्यादा हो गए A में, क्योंकि कहा भी गया है। अब इस प्रकार से आपका कांस्टेंट जो रह गया, यानी कि जो अननोन फैक्टर है वो एक ही रह गया, यानी X निकालना है। इसके बाद में अरुण ने B से A में 50 संतरे और डाल दिए, स्थानांतरित कर दिए। अब ध्यान देना, तो
बी के पास में 50 संतरे कम हो गए, मतलब बी -50, और यहाँ पर आपके पास ए में 50 संतरे बढ़ गए, मतलब 20 और 50 70 प्लस एक्स। इस प्रकार से ध्यान देना कि अब वर्तमान में बी के पास में जो संतरे हैं डलिया में वो x -50 है और ए के पास में 70 प्लस एक्स है। अब आपसे कहा गया कि इस स्थिति में जो वर्तमान स्थिति है उसमें ए के पास बी की तुलना में 3 गुना ज्यादा संतरे हैं, मतलब कि यहाँ पर ये जो रेशो आपको दिया हुआ है वो 3:1 दिया है, मतलब ए के पास 3 गुने हैं और बी के पास 1 गुना है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे, ध्यान दो, 70 प्लस एक्स बराबर, मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, 1 को 70 प्लस एक्स से करा, अब 3 को गुणा करता हूं तो 3x माइनस 150। x वाली राशि एक तरफ, बिना x राशि एक तरफ, तो इसको मैं x को इस तरफ लाऊंगा तो ये घट के हो जाएगा 2x। मैं इसको इस तरफ लेकर के जाऊंगा तो यहाँ पर 150 और मैं इसमें जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 220 और x का वैल्यू आ जाएगा 110। आपसे पूछा गया कि प्रारंभ में डलिया बी में संतरों की संख्या कितनी थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा x, यानी कि बी ऑप्शन 110। उम्मीद करता हूं आप लॉजिक समझ गए होंगे कि कैसे ये प्रश्न किया, एकदम बेसिक तरीके से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में काम समाप्त कर देंगे? तो भाई ए है और बी है, ए 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी इसे 15 दिन में कंप्लीट करता है। अगर दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो यहाँ पर हम पहले क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, तो ये 30 आया। 3 भाग काम ए करेगा, 2 भाग काम बी करेगा, दोनों मिलकर के काम करेंगे तो 3 और 2 5 भाग काम करेंगे। इस प्रकार से 30 को मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं तो ये आंसर आएगा 6, बी ऑप्शन। 6 दिनों में दोनों ही मिलके काम को कंप्लीट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, प्रश्न है, यदि ए बी से लंबा है, सी बी से नाटा है, डी ए से नाटा है पर सी से लंबा है, तो चारों में से सबसे नाटा यानी छोटा कौन है? फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे पहली लाइन से। यदि ए बी से लंबा है तो ए को ऊपर रखा, बी को नीचे रखा। सी बी से नाटा है यानी कि सी जो है वो बी से नीचे चला जाएगा। डी ए से नाटा है यानी डी ए से तो छोटा है, लेकिन एकदम से आप कहीं पर भी मत रख देना क्योंकि आपको कहा सी से लंबा है, यानी कि डी जो है वो ए से तो छोटा है लेकिन डी से सी से बड़ा है, तो यहाँ पर डी यहाँ पर बीच में आ जाएगा। कहाँ पर? सी से ऊपर। सॉरी, मैंने गलती से यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर आएगा कि डी ए से छोटा है लेकिन सी से ये क्या है, लंबा है। मतलब डी, ध्यान देना, यहां पर आएगा या यहां पर आएगा, कहीं पर भी आ सकता है, बी के कंपैरिजन में नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता चल गया कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा सी है। ये हमें एग्जैक्टली पता चल गया। आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी श्रेणी 1 ऋण 2 धन 3 ऋण 4 धन 5 ऋण 6 प्लस डैश 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 100 पदों का कुल योगफल क्या क्या होगा। अब ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर क्या करना है। ध्यान देना, इस श्रृंखला में एक धनात्मक संख्या है, एक ऋणात्मक है। आप ये देख सकते हो कि जितनी भी यहाँ पर विषम संख्याएं आ रही हैं वो धनात्मक है और जितनी भी सम संख्याएं हैं वो यहाँ पर क्या आ रही हैं, ऋणात्मक आ रही है। अब ध्यान देना कि ये जो विषम संख्याएं हैं ये कहां तक जाएंगी 100 पदों में, तो आखिरी जो विषम पद आएगा वो 99 आएगा और ऋणात्मक संख्याओं में जो आखिरी जो पद आने वाला है वो माइनस में 100 आने वाला है। इस प्रकार से आपको कुल पद चाहिए तो आप पहले वाली श्रृंखला को जोड़ दो और दूसरे वाली श्रृंखला को जोड़ दो और बाद में दोनों को घटा देना तो कुल योग पता चल जाएगा। अब ध्यान देना कि ये कैसे होगा। तो पहले वाली श्रृंखला में आपको बेसिक औसत का कॉन्सेप्ट यदि लगाना है तो उससे काम हो जाएगा। ध्यान देना,
अंतिम पद क्या है 99, प्रथम पद क्या है 1 और बटा में कर दिया मैंने 2, तो ये औसत निकल गया। और औसत में यदि मैं संख्याओं की संख्या को गुणा कर देता हूं तो आप बोलोगे आपको कैसे पता चलेगा कि संख्याएं कितनी हैं? ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ 50 संख्याएं हैं, क्योंकि 1 से लेकर के 100 तक कुल मिलाकर के 50 विषम संख्याएं होती हैं। अब यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहाँ पर क्या आएगा 99 और 100 और गुणा 2 से, ये 50 को काटा 25 बार तो ये आ गया 25, तो यहाँ पर योगफल क्या आ जाएगा 2500। ये मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, ये आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसको यहाँ से यहाँ कर दिया। तो ये पहले जो ऊपर वाली श्रृंखला थी उस श्रृंखला का योग आ गया 2500, ये धनात्मक योग है। अब नीचे वाली श्रृंखला का भी मैं योग निकाल लूंगा। तो पहले मैं क्या करता हूं कि योग धनात्मक में ही निकालता हूं, क्योंकि सभी तो ऋण संख्या है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो यहाँ पर हम पहले औसत निकालेंगे, ये अंतिम पद ये रहा प्लस प्रथम पद 2 है, डिवाइड कर दिया मैंने 2 से, और कुल पदों की संख्या 50 है। इस प्रकार से मैंने इसको जोड़ा तो ये हो गया 100, ये हो गया 102 और गुणा में 25। अब इस प्रकार से मैं 25 से इसको गुणा करता हूं तो 25 दूनी हो गया 50 और 25 एकम 25। अब ध्यान देना ये जो भी योग आएगा ये कौन सी मान में आएगा ऋणात्मक, क्योंकि सभी संख्या ऋणात्मक है। अब आपके पास दो योग आए हैं, एक है -2550 और एक है 2500। आप क्या करिए घटा दीजिए, तो -2550 में से आप 2500 को घटाओगे तो -50 जो है इसका आंसर आएगा। तो आंसर बी जो होगा वो सही आंसर है। उम्मीद करता हूं प्रोसेस समझ में आ गई होगी कि आपको ये क्वेश्चन कैसे करना था। ऋणात्मक अलग जोड़ा, धनात्मक अलग जोड़ा, औसत के कॉन्सेप्ट से। औसत यदि आपने नहीं पढ़ा है तो चैनल के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा है, पढ़ लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि एक बेलनाकार निकाय का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो बेलनाकार निकाय की ऊंचाई कितनी होगी? तो ध्यान देना आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है बेलन का, ये होता है 2πr/h, ये आपको दिया हुआ है 660 660। अब आपको 2 इंटू पाई कितना है, तो पाई होता है 22/7। त्रिज्या कितनी दी है 7, ऊंचाई आपसे पूछी है तो आप क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, 7 से आपने 7 को काट दिया। ओके, फिर क्या करना है, तो सिंपल सी बात है, 22 से आपने 66 को 3 बार काट दिया, 2 से आपने 30 को 15 बार काट दिया, तो h बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3x³ y प्लस 9x² y² प्लस 27xy को 3xy द्वारा विभाजित करें, तो करते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पर 3x³ y, फिर इसके बाद में प्लस 9x² y² प्लस 27xy को आपको डिवाइड किससे करना है 3xy से। तो आप हर एक क्वांटिटी को 3xy बटा में 3xy बटा में 3xy से डिवाइड कर दीजिए। आप बोलेंगे सर ये तो प्लस में है, आपने सबको अलग अलग क्यों कर दिया? भाई सीधी सी बात है, बटे में यदि एक ही चीज से आप सबको डिवाइड कर रहे हो और प्लस और माइनस है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो। सॉल्व करो तो ये देखो, ये y से ये y कैंसिल हो गया, ये x से ये एक x कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा वो देख लो, तो यहाँ पर सिर्फ x² बचा। इसके बाद में ये xy से ये xy एक एक बार कैंसिल हो गया, तो एक एक बार बचा हुआ है, और ये 9 3 बार कैंसिल, तो ये हो गया 3xy। इसके बाद में ये xy से xy कैंसिल हो गया, 3 से ये 9 बार कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया 9। तो अब क्या आ रहा है देख लो, x² प्लस 3xy प्लस 9, x² प्लस 3x प्लस 9, बी ऑप्शन सही आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं प्रोसेस समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर क्वेश्चन कहा गया 0.12 गुणा 12 माइनस 0.0012 घटाएं तो क्या आएगा? तो सीधी सी बात है, आप सबसे पहले 0.12 में 12 का गुणा कर दीजिए, तो 12 का वर्ग बन जाएगा 144। इसके बाद में आप गुणनफल किया है तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा दीजिए,
तो यहाँ पर गुणनफल आ जाएगा 1.44। अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए 0.0012। तो मैं इसको लिखता हूं इस प्रकार से 1.4400 आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर अब मैं नीचे लिखता हूं 0.0012। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, घटा रहा हूं। तो यहाँ पर 0 में से 2 गया तो 8 बच गया, 9 में से 1 गया तो भी 8 बच गया, 3 में से 0 3 बच गया, 4 बच गया, 1.1 1.4388। ऑप्शन बी सही है, 1.4388। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 कुर्सियों और 2 मेजों की कीमत 1350 है। यहाँ पर दशमलव लग गया है, आप इसको 1350 ही मानिएगा। यदि वो कुर्सियों की लागत, यदि दो, अरे बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, यदि 2 कुर्सियों की लागत एक मेज के बराबर होती है तो एक कुर्सी और एक मेज की कुल कीमत क्या होगी। करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर 5K फॉर कुर्सी प्लस 2M फॉर मेज, कुल मिलाकर के है 1350 रुपए। आगे बढ़ते हैं, यदि 2 कुर्सियों की लागत, तो यहां पर कहा 2 कुर्सी की लागत एक मेज के बराबर है, बराबर में M, क्योंकि K फॉर कुर्सी मानी, M फॉर मेज माना, तो इस प्रकार से उसने कहा 2K इक्वल्स टू M, क्योंकि 2 कुर्सी बराबर एक मेज है। तो यहां पर आपको पता चल जाएगा रेशो, कैसे, K अपॉन M इक्वल्स टू 1/2, ये रेशो निकाल लिया। अब यहां से मैं इसको क्या कर देता हूं, सिंपल सा काम है, बहुत बेसिक गणित करूंगा। इसको मैंने x माना, इसको नीचे वाले को 2x माना, तो k की जगह x रख सकते हो और m की जगह 2x रख सकते हो। तो यहाँ पर रखते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो गया 5x प्लस 2 इंटू एम की जगह पर मैंने रख दिया 2x इज इक्वल्स टू 1350। अब ये हो गया 5x, ये हो गया 4 और 4, 4 2 दूनी 4x, है ना। सही है, बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है ना। दो कुर्सी की लागत एक मेज के बराबर है, तो एक कुर्सी, ठीक है। अब इज इक्वल्स टू 1300 हो गया 50, ये हो गया 9x बराबर 1350। मैंने इसको 9 से काटा तो यहाँ पर ये आ जाएगा 150। x का वैल्यू क्या कहा मैंने, x का वैल्यू कितना आ गया है 150। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। x इज इक्वल्स टू 150 आ गया है, तो आप यहाँ पर k की जगह पर रखेंगे तो यहाँ पर कुर्सी जो है वो 150 रुपए की है एक, और यहाँ पर यदि 2 मेज की बात करें तो 150 और 150 ये हो गया 350। तो आपसे पूछा एक कुर्सी और एक मेज बताओ, तो मैंने क्या कहा, आपको ध्यान देना, एक कुर्सी हो गई 150 रुपए की और यहाँ पर एक मेज कितने की हो गई 350 रुपए की। अब आप दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 4 5 और 5 10 की शून्य, हासिल का 1, ठीक है। के फॉर कुर्सी और एम फॉर मेज 150 और ये 2m 300, 150 और 350, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया x का वैल्यू 150 और ये 350 कहाँ कर दिया मैंने, 300 हो रहा है, ये तो 350 नहीं होगा, है ना। फिर से मैं इसको मिटा के कर देता हूँ, मेरा मोबाइल एक्चुअली एक समय पे बच गया तो इस वजह से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं। x का वैल्यू आ जाएगा 150 और ये आ जाएगा 300, क्योंकि x यदि 150 है तो 2x 300 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो भाई दोनों को यदि आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर ये हो जाएगा 450, यानी बी ऑप्शन सही होगा। एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य जो होगा वो हो जाएगा 450। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सुधीर और मदन की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 4:5 है। यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है तो सुधीर की वर्तमान आयु कितनी है। अब ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है, ये भाई हैं सुधीर और ये भाई हैं मदन, इनकी आयु 4:5 है। आपसे कहा गया 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 मैंने दोनों तरफ लिख दिया, ये अनुपात 5:6 हो जाएगा। फिर मैंने 5:6 लिख दिया। अब आपको यहां से पहले तो एक का मान निकाल लेना है, आयु वाले सवाल यदि नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेना है। नीचे से ऊपर गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 5 25, 25, 5 को 5 से गुणा करा 25, माइनस 6 चौक 24,
बराबर में अब दूसरी तरफ क्या करेंगे, नीचे 5 6 30 और 5 25, तो 5 6 30 माइनस 5 25, क्या करा मैंने 5 को 6 से गुणा करा, 5 6 30, इस 5 को इस 5 से गुणा करा, 5 25, तो इस प्रकार से 1 बराबर क्या आ गया 5। अब मैं ऊपर वाले अनुपात से सबसे पहले सुधीर की आयु निकाल लेता हूं, और सुधीर 4 के अनुपात में है, तो मैंने 5 के साथ 4 का गुणा कर दिया, 5 चौक 20। लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पर ये जो अनुपात था ये वर्तमान का ही था क्या, बिल्कुल 4:5 वर्तमान का था, जिससे सुधीर की वर्तमान आयु ही पता चलेगी जो कि 20 साल है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम प्रश्न, जो कि मैं आपको बड़े अलग अंदाज में करके बताऊंगा, सीधे प्रश्न से ही आंसर निकाल लेंगे। देखो पीछे से इस प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं करनी वाले। 225 क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। 15 को आप 154 में जोड़ देना, तो 5 और 4 हो गया 9, और 5 और 1 6, और 169। अब ये पूरे की जगह 169, 169 क्या होता है भाई, 169 करनी में होता है 13। इस 13 को आप 108 से जोड़ देना, तो इस 108 से आप 13 को जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, इसको जोड़ो तो ये हो जाएगा 121। 121 जो होता है ये 11 का वर्ग होता है, तो यहाँ पर 121 के स्थान पर क्या आ जाएगा 11। इस 11 को आप 25 के साथ में क्या कर देना, जोड़ देना, क्योंकि प्लस का चिन्ह है, तो ये बन जाएगा 36। 36 जो होता है ये 6 का वर्ग होता है। इस प्रकार से आप आखिरी में इस 6 को 10 से जोड़ देना, तो करनी के अंदर बन जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4। ऑप्शन बी यहाँ देख सकते हो 4 दिख रहा है, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर जो आएगा वो 4 आएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो में दिए हुए सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी प्रकार से चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं। आप देखते रहिए इसी तरीके से, आगे भी मैं इसी प्रकार के आने वाली एग्ज़ाम के वीडियोज़ आपको देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।